नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में अच्छे आर्टिकल्स आए हुए हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाते हुए, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास समय कम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कलर कौन सा लूँ? विल कंसिडर प्ली टू रिवाइव एनजेएसी। यहाँ पे एनजेएसी का बात हो रहा है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, इसका बात हो रहा है, इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो अभी अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है, इन्होंने बताया है कि हम एनजेएसी को रिवाइव करेंगे। अब क्या है एनजेएसी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड क्रेटर डिस्कस करेंगे। क्रेटर होता क्या है? ठीक है, मून पे क्रेटर है, इंडिया में भी, मतलब इंडिया में भी क्रेटर है, दुनिया में भी क्रेटर है। ठीक है, जो अपना पृथ्वी है इस पे भी क्रेटर है। थोड़ा क्रेटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्रेटर होता क्या है, और भी हम डिस्कस करेंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी, मतलब अपने जो सोलर सिस्टम है, मार्स पे क्रेटर है, मून पे जो क्रेटर्स हैं, इनको अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग पॉइंट्स के नाम दिया गया है। जैसे अपने जो चंद्रयान मिशन था ना, वहाँ कहाँ पे लैंड हुआ उसको नाम दिया गया। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में चांसेस है आने का ऐसे क्वेश्चंस का। ठीक है, लिमिटेड रूम, इंडिया मस्ट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ऑयल इंपोर्ट्स टू स्टेबलाइज द रुपी। हमने कल ही डिस्कस किया था कि एशिया ऐसा कॉन्टिनेंट में इंडिया का जो रुपी है सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। जो इंडियन करेंसी है पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में वर्स्ट परफॉर्मेंस करेंसी है, डिस्पाइट कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। फिर भी अभी हमारा कितना वैल्यू है? समथिंग अराउंड 89.22। $1 इक्वल टू 89.22 रुपीज। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। प्रेसिडेंशियल ओपिनियन वर्सेस द फेडरल स्ट्रक्चर, इसके बारे में बात करेंगे। फाइटिंग द फायर, कोप 30 के बारे में बात करेंगे। चेंज नैरेटिव बाय फोकसिंग इम्प्लीमेंटेशन, कोप 30 का आउटकम्स क्या क्या आया, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, आईएनओ के बारे में बात करेंगे, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, दैट वाजन एंड द जूनो, दैट इज जूनो के बारे में बात करेंगे, जो कि चाइना का न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है। इसके बारे में बात करेंगे, इसके अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, और इंडिया कहाँ फेल हो गया उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा यूरेनियम के बारे में बात करेंगे। यूरेनियम के बारे में बात करेंगे कि कनाडा और इंडिया के बीच में यूरेनियम को लेके क्या बातें हुई हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कौन कौन सा कंट्री यूरेनियम का जो बिगेस्ट रिजर्व है एंड प्रोड्यूसर है, बिकॉज यूरेनियम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसे कंट्री हैं जो यूरेनियम पे हाईली डिपेंड है एनर्जी जनरेशन के लिए। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ मिसलेनियस जैसे मैपिंग वगैरह देख लेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हांगकांग में फायर हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे, म्यांमार का बॉर्डर देखेंगे, तो कुछ मिसलेनियस टॉपिक देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। विल कंसिडर प्ली टू रिवाइव एनजेएसी एंड कॉलेजियम सिस्टम जुडिशियल अपॉइंटमेंट सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, तो इनका देखते हैं। ये एनजेएसी को मतलब चाहते इसको रिव्यू करें कि एनजेएसी आना चाहिए कि नहीं आए। देखिए, एनजेएसी पहले मैं बता दूं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एनजेएसी लाने का फैसला किया था। ठीक है, अब इसमें अलग अलग ये है कि जो अलग अलग जजेस है ना, जज के मतलब कि जजेस के अपॉइंटमेंट में कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग होता है इंदिरा गांधी के टाइम पे। अगर हम पॉलिटिकल व्यू देखें बिना किसी का नाम लेते हुए, तो देखते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उस समय, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने उस समय पे सीनियर मोस्ट जज, देखिए पहले तो अपॉइंटमेंट ऐसे होता है कि सीजीआई कौन बनेगा, नेक्स्ट सीजेआई कौन बनेगा, तो ऐसा रहता था, मतलब हिस्टोरिकली था कि जो सीनियर मोस्ट जज है वो बनेगा। लेकिन जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी 1978 में, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी 1978, 71, 82, ठीक है, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी 1981 में, ठीक है, तो
उन्होंने अपना फेवरेटिज्म दिखाते हुए जो थर्ड मोस्ट सीनियर थे ना, थर्ड मोस्ट सीनियर, इनको बना दिया ऐसा CGI, और जो सेकेंड मोस्ट मतलब जो उत्तराधिकारी थे, जो गद्दी के उत्तराधिकारी थे, उनको ना बनाते हुए इनको बना दिया। उसके बाद से अलग अलग जज केस आए, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस, फिर NJAC ये लाने की बात होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कलेजियम सिस्टम जुडिशियल अपॉइंटमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। 2014 में NJAC आता है, ठीक है, 2014 में आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको NJAC और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को दोनों को नल एंड वॉइड कर देता है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है, और आर्ग्यूमेंट्स ये देता है कि ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडिया का फेडरलिज्म है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट करता है। क्या करता है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको वायलेट करता है। ओके, तो थोड़ा देखते हैं डिटेल में। ओके, थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट विल कंसिडर प्ली टू डिमांडिंग रिवाइवल ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, टर्मिनेशन ऑफ कलेजियम सिस्टम, री एग्जामिनेशन ऑफ 2015 जजमेंट। 2015 में यही जजमेंट आया था कि NJAC को और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था 2015 के जजमेंट में, टू स्ट्रक डाउन NJAC एक्ट। दिस केस चैलेंज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, हु शुड अपॉइंट जजेस। क्योंकि देखिए, जज को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, है कि नहीं, the judiciary itself, collegium system और a broader commission, क्योंकि देखिए by judiciary itself, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म का आता है, फेवरेटिज्म आता है, नेपोटिज्म आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दूं तो एक होते हैं YV चंद्रचूड़। कब थे? समथिंग अराउंड 1978 में ये CGI थे, 1978 के समथिंग अराउंड। उसके बाद आता है DY चंद्रचूड़, मतलब पिता भी CGI, बेटा भी CGI। तो कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म आता है, अपने ही परिवार वालों को ऐसा जज ये CGI बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला कंसेप्ट, ये फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म का कंसेप्ट आ रहा था। इसीलिए द जुडिशरी इटसेल्फ कलेजियम सिस्टम, तो जुडिशरी जब खुद से अपॉइंट करती है तो कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की बात आती है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसके अलावा और भी है, ठीक है, इसके अलावा और भी है। तो चलिए नेक्स्ट, द प्ली कलेजियम सिस्टम लीड्स टू नेपोटिज्म एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। 2015 जजमेंट शुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड, जजेस सिलेक्टेड अंडर कलेजियम सिस्टम लैक ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं ना। कलेजियम सिस्टम में क्या है, एक CGI रहेगा और 4 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, ठीक है। अब ये बंद कमरे में गए, डिसाइड किए किसको कौन सा पोस्ट देना है। ये 1 प्लस ये 5 लोग एक बंद कमरे में गए और वहां डिसाइड किए किसको कौन सा पोस्ट देना है, कौन अगला CGI बनेगा, है कि नहीं। हाई कोर्ट का जो रहता है नेक्स्ट CGI कौन रहेगा, यही डिसाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का बात आता है। तो इसलिए बोलते हैं इट लैक ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, द NJAC रिप्रेजेंट्स विल ऑफ द पीपल। NJAC क्या, एक कमीशन है। कमीशन मतलब इसमें अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं। जुडिशियल इसमें जुडिशियल मेंबर रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, उसके अलावा जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहते हैं वो भी रहेंगे, है कि नहीं। हाई कमीशन अथॉरिटी रहेंगे। तो मतलब इसमें क्या डाइवर्सिटी है, इसमें सिर्फ जज नहीं रहेंगे। ओके, सो ये है पार्लियामेंट ऑल स्टेट ऑलमोस्ट यूनानिमसली बाय पार्लियामेंट प्लस ऑल स्टेट सिंस इट वाज पास्ड ऑलमोस्ट यूनानिमस। सबने इसमें सहमति दी थी कि NJAC को पास होना चाहिए, ठीक है, बाय पार्लियामेंट। रिस्पोंडेंट इन केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट कलेजियम, यूनियन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी में। द पिटिशनर वांट परमिशन टू आर्ग्यू इन, ये थोड़ा अपना मतलब जो पिटिशन डाले ना उसके लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एज शोन इन द हिस्ट्री रिविजिटेड। 1993 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्रिएट्स द कलेजियम सिस्टम। देखिए 1993 में सेकेंड जज केस होता है। मैं आपको थोड़ा जज केस के बारे में बता देता हूँ।
जो फर्स्ट जज केस था बेसिकली यहाँ पे 1982 है, फर्स्ट जज केस एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या रहता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट रहता है, ये कंसल्टेशन और कॉन्करेंस, कंसल्टेशन एंड कॉन्करेंस दोनों को बोलता है एक ही है। कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस, मतलब प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर अपॉइंट करता है, मतलब कंसल्ट ले लिया, मतलब सहमति है, कंसल्ट ले लिया, उसने अपॉइंट कर दिया। अब नेक्स्ट में आता है, नेक्स्ट जो रहता है सेकेंड जज केस, यहां बोलता है कंसल्टेशन इज नॉट कॉन्करेंस। क्या रहता है? कंसल्टेशन इज नॉट कॉन्करेंस। इन शॉर्ट कि अब अगर प्रेसिडेंट अब अगर अपॉइंट करेगा सीजेआई को, तो उसे कॉन्करेंस लेना पड़ेगा। कॉन्करेंस मतलब सहमति किससे लेनी पड़ेगी? सीजेआई प्लस टू सीनियर मोस्ट जज। यहाँ पे क्या है? टू सीनियर मोस्ट, मतलब दिस इज द बर्थ ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। उसके बाद 1998 को सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, तो ये है कॉलेजियम सिस्टम का पूरा आर्टिकल। ओके, कि फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस। तो ये देखिए, तो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा था। 2014 में पार्लियामेंट एक्ट पास करता है एनजेएसी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ठीक है, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑब्जेक्टिव टू रिप्लेस कॉलेजियम विथ एनजेएसी। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप जो है जो फ्रीडम ऑफ, नहीं एक्चुअली नॉट फ्रीडम, सेपरेशन ऑफ पावर को आप गलत तरह से देख रहे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर में आप बाधा डाल रहे हैं। क्या? सेपरेशन ऑफ पावर किसने दिया था? सेपरेशन ऑफ पावर वॉज गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू। सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप सेपरेशन ऑफ पावर में बाधा डाल रहे हो, इसीलिए हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। ओके, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को और एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। तो ये था अभी तक मुद्दा। अभी जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा है कि हम एनजेएसी को रिवाइव करेंगे। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ने इसे यूनानिमसली पास किया था, सबने मिल के पास किया था। ठीक है, सो एनजेएसी वाज स्ट्रक डाउन इन 2015 कोर्ट से। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता ही है क्या है। ठीक है, कब आया था ये? केशवानंद भारती केस में आया था। एनजेएसी अलाउड एग्जीक्यूटिव एंड एमिनेंट पर्सन, एनजेएसी अलाउड द एग्जीक्यूटिव एंड एमिनेंट पर्सन टू इन्फ्लुएंस जज अपॉइंटमेंट। मतलब इसमें बेसिकली कमिटी में मेंबर्स रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, ठीक है, और भी जो एमिनेंट जूरिस्ट हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, सो ये है द ओल्ड कॉलेजियम सिस्टम रिवाइव। ओके, व्हाई एनजेएसी बीइंग डिमांडेड अगेन? क्यों एनजेएसी का डिमांड क्यों किया जा रहा है? आप लोग जैसे हमने बात किया, फेवरेटिज्म बढ़ रहा है, नेपोटिज्म बढ़ रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लैक करती है कहीं ना कहीं जुडिशियरी में। सो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम पिटिशनर एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स, कॉलेजियम इज ओपेक, नो क्लियर क्राइटेरिया कुछ है नहीं ना। बंद कमरे में 5 आदमी गए, डिसाइड किया इसको बनाएंगे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया कहाँ है? नो क्राइटेरिया, नो मिनट्स ऑफ मीटिंग, नो अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। एक्यूजिशन, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, और कहीं ना कहीं यहाँ पे फेवरेटिज्म का बात चल रहा है। ओके, एंड नेपोटिज्म, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। द पिटिशन कोर्ट्स अपॉइंटमेंट्स आर अ रिडल रैप्ड इन अ मिस्ट्री ऑफ इनसाइड एंड एनिग्मा। तो ये था टोटल एनजेएसी का। अभी देखते हैं, जस्टिस सूर्यकांत आए हैं तो ये शायद से एनजेएसी रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है, व्हाई दिस केस इंपॉर्टेंट? ये आपका मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेंस में आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ओके, सो क्या क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर डिटरमाइंस बैलेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, शेप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ अपॉइंटमेंट। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर का मुद्दा आ जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ जाता है, व्हेन पार्लियामेंट कैन चेंज जुडिशियल अपॉइंटमेंट मेथड, डिबेट कॉन्स्टिट्यूशनली सेंसिटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की बातें आ जाती है, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी की बातें आ जाती है।
Judicial reform debate, law commission, government, many jurists have criticized the collegium. देखो many jurists, इवन jurist जो है उन्होंने भी collegium system को क्रिटिसाइज किया है. NJSC revival is politically and legally significant. ठीक है, यहाँ पे आप अपना आर्ग्यूमेंट दे सकते हो. फेडरलिज्म, NJSC was ratified by all state. जब ऑल स्टेट प्लस पार्लियामेंट में यूनानिमसली पास हो गया था, फिर भी उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया. ओके, सो गिव स्ट्रॉन्ग लेजिटिमेसी, बीइंग स्ट्रक डाउन एंगर्ड मेनी स्टेट, बिकॉज सारे स्टेट ने इसको ये दे दिया था ना, अप्रूवल दे दिया था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया. तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म का ये कर रहा था. ठीक है, सो कोर टेकअवेज, कॉलेजियम इश्यूज, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, लैक ऑफ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, कोई क्राइटेरिया था ही नहीं. परसीव्ड नेपोटिज्म, जैसे हमने बात किया एक एग्जांपल के लिए. नो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी. ओके, एनजेएससी एडवांटेज, मिक्स ऑफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, एमिनेंट पर्सन. ठीक है, इसमें जुडिशरी भी रहेंगे, एग्जीक्यूटिव भी रहेंगे, एमिनेंट पर्सन, जैसे डिस्टिंग्विश जूरिस्ट रहते हैं ना वैसे. डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी कैसे, सबकी सहमति से हुई है ना, पार्लियामेंट प्लस ऑलमोस्ट सारे स्टेट की लेजिटिमेसी से हुई है. ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, रिप्रेजेंट पब्लिक विल, बिकॉज पब्लिक डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट्स कंसर्न अगेंस्ट एनजेएससी, एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस, थ्रेटन जुडिशियल इंडिपेंडेंस. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आर्गुमेंट दिया था कि ये जो है ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को थ्रेटन कर सकता है. एमिनेंट पर्सन में बी पॉलिटिकली अलाइन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एमिनेंट पर्सन पॉलिटिकली अलाइन हो सकता है. जैसे कपिल सिब्बल नाम है ना, पॉलिटिकली अलाइन. रिस्क टू बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, बेसिक स्ट्रक्चर हमने बात किया, केशवानंद भारती केस में आया था. सो ये मेन से कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप आंसर लिख सकते हो, और आंसर लिखने के बाद टेलीग्राम पे राहुल ठाकुर एजुकेशन यहां पे पोस्ट कर सकते हो. ठीक है, मैं पेपर को रिव्यू करूंगा और आपको फीडबैक दूंगा. ठीक है. नेक्स्ट, 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड क्रेटर ऑन मार्स टू बी क्रिस्टेंड आफ्टर जियोलॉजिस्ट MS कृष्णन. इनके ऊपर नाम दिया जा रहा है. एक क्रेटर है, ठीक है, मार्स पे. जैसे ये है ना क्रेटर, ऐसा होता है ना, तो ऐसे क्रेटर है 3.5 बिलियन ईयर एगो. आप सोच रहे हो 3.5 बिलियन ईयर एगो, मतलब जब पृथ्वी बनी थी उसी समय का. बिग बैंग कब हुआ था? 13.7 बिलियन ईयर्स एगो. 13.7 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था? बिग बैंग हुआ था, जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी. 13.7 बिलियन ईयर्स एगो ब्रह्मांड की रचना हुई थी. 3.5 बिलियन ईयर एगो ये क्रेटर, मतलब पृथ्वी वगैरह और ये सब एग्जिस्टेंस में आए. तो वही का जो क्रेटर था उसी समय का क्रेटर. ठीक है, उसी समय का जो क्रेटर है उसी का नाम दिया जा रहा है. तो क्रेटर अपने इंडिया में बहुत है, अपने इंडिया में भी क्रेटर है. ठीक है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है. ठीक है, क्रेटर लेक बोला जाता है उसको, शायद से उसको पिंक लेक बोला जाता है. पिंक लेक है. ठीक है, वो एक क्रेटर लेक भी है. और एक क्रेटर है आई थिंक रशिया में क्रेटर है एक, और भी ये सब क्रेटर है. 3 बिलियन ओल्ड क्रेटर ऑन मार्स हैज बीन ऑफिशियल नेम कृष्णन क्रेटर आफ्टर MS कृष्णन, अ पायनियर इंडियन जियोलॉजिस्ट. ये क्या थे? जियोलॉजिस्ट थे. नेमिंग वाज अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, द ग्लोबल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग सेलेस्टियल बॉडीज एंड प्लैनेटरी सरफेस फीचर. मतलब ये देखिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन मतलब सोलर सिस्टम हो गया. ठीक है, सोलर सिस्टम हो गया, गैलेक्सी हो गया, इन सबको नाम देता है कौन? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे गैलेक्सी है मिल्की वे, इसके बगल में एक और गैलेक्सी है, उसका नाम है एंड्रोमेडा. तो एंड्रोमेडा है, ये किसको पता? किसी ने उसको नाम दिया होगा ना, ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी. हमारे गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी नाम किसने दिया? तो ये इन्होंने अप्रूवल दिया है. ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी हो गया. ठीक है, एस्टेरॉइड्स हो गए. एस्टेरॉइड से बहुत से जो लोग हैं, मतलब अपने इंडिया या फिर वर्ल्ड में ऐसे साइंटिस्ट है जिनका एक अलग लेवल का कंट्रीब्यूशन रहा है स्पेस एक्सप्लोरेशन में. ठीक है, तो उनके बेसिस पे नाम दिया जाता है. फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ,
लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? देखिए लैग्रेंज पॉइंट ये तो किसी का नाम ही है ना, लैग्रेंज, है कि नहीं? ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये जगह है, ठीक है, जहाँ पे ग्रेविटी का बिटवीन सन एंड अर्थ मिनिमम रहता है, मतलब वहाँ पे स्टेबल ग्रेविटी रहता है, ठीक है। तो ये लैग्रेंज है, ये भी तो किसी का नाम ही है ना। तो इसी प्रकार जो दुनिया में मतलब पूरे यूनिवर्स लेवल पे नेम दिया जाता है तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ही देता है। दिस इज मेजर ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर इंडियन अर्थ साइंस एंड वन ऑफ द रेयर इंस्टेंस वेयर मार्टियन क्रेटर नेम्ड आफ्टर एन इंडियन साइंटिस्ट। चलो एक एग्जांपल, मार्स पे कौन सा यूएसए का एक रोवर घूम रहा है? कमेंट में। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूं, उसका नाम है परसीवियरेंस। क्या नाम है उसका? परसीवियरेंस। ये देखो इमेज परसीवियरेंस का, दिस इज परसीवियरेंस। दिस इज परसीवियरेंस रोवर। ये कहाँ पे है? ये मार्स में घूम रहा है, ठीक है, मार्स में जांच कर रहा है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, हु वॉज एम एस कृष्णन। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, जब इनके ऊपर दिया गया है नाम तो थोड़ा इनके ऊपर जान लेते हैं। बॉर्न इन तंजावुर, तमिलनाडु, 1898, द पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर जियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर। वरना तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन थे? इससे एक और याद आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अलेक्जेंडर कनिंघहाम। ओके, मतलब नाम याद था इसीलिए। ओके, नोन फॉर हिज पायनियरिंग वर्क इन इंडियन जियोलॉजी, पेट्रोलॉजी एंड मिनरलॉजी, ठीक है, ये मेजर रॉक्स का स्टडी करते हैं, रॉक्स का। ओके, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जियोलॉजी ऑफ इंडियन एंड बर्मा इज अ क्लासिकल रेफरेंस। अब देखते हैं कि अलग अलग पॉइंट अपने पूरे विश्व भर में, मतलब दुनिया में, सोलार सिस्टम, अपने सोलार सिस्टम में, मिल्की वे गैलेक्सी में अलग अलग जगह पे, मून पे, मार्स पे, कहाँ पे अलग अलग जगह पे पॉइंट्स को नाम दिया गया है। जैसे शिव शक्ति पॉइंट, चंद्रयान 3 जहाँ पे उतरा ना, विक्रम लैंडर ऑफ चंद्रयान 3 जहाँ पे उतरा, उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया। ये किसी भी वनडे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, तिरंगा पॉइंट, चंद्रयान 2 जहाँ पे लैंड हुआ था, चंद्रयान 2, द लोकेशन वेयर विक्रम लैंडर क्रैश्ड ड्यूरिंग चंद्रयान 2 लैंडिंग, उसी को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। ऑनर इंडियाज करेज एंड लर्निंग डिस्पाइट फेलियर, तिरंगा इंडिकेट्स इंडियन फ्लैग एंड सिंबलाइज रिसिलियंस, कि हम फिर से खड़े हो उठेंगे, फिर से आएंगे। एग्जाम्पल दशरथ मांझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जवाहर पॉइंट, चंद्रयान 1, मून इम्पैक्ट प्रोब MIP। आपको पता है, ये देखिए चंद्रयान 1 वैसे लॉन्च तो हुआ था 2008 में, ठीक है, लेकिन इसका अप्रूवल कब हुआ था पता है? 2004 में। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत भूमिका रही थी, ठीक है। चंद्रयान 1 क्रैश लैंडेड, चंद्रयान 1 क्रैश लैंडेड, लेकिन फिर भी चंद्रयान 1 का जो स्टडी है ना बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। चंद्रयान 1 ने भी वहाँ पे पानी खोजा है। चंद्रयान 1 ने मून पे क्या ढूंढा है? वाटर मॉलिक्यूल्स ढूंढा है चंद्रयान 1 ने मून पे, ठीक है। जवाहर नेहरू हु हैड फाउंडेड इनकोस्पार प्री इसरो, ठीक है। ये हम फिर कभी इसरो का हिस्ट्री बात करेंगे कि इसरो का फाउंडेशन कैसे हुआ। इसरो में जो PSLV है, GSLV है, जो रॉकेट्स है, ठीक है। PSLV इज नोन एज द हॉर्स ऑफ इसरो, ठीक है। सबसे ज़्यादा जिसका सक्सेस रेशियो है 99%, 99% सक्सेस हुआ है वो जो PSLV है। तो फिर कभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर क्रेटर, लूनर क्रेटर न्यू, लूनर क्रेटर मतलब अपना मून पे है, ठीक है। आफ्टर नोबेल लॉरेट S चंद्रशेखर फॉर द चंद्रशेखर लिमिट। आपको पता है चंद्रशेखर लिमिट क्या आता है?
ये मास की तरह होता है, मतलब फिर कभी डिस्कस करेंगे जब हम साइंस का लेक्चर पढ़ेंगे ना, तो मास की किसी भी अपना सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का अगर मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक लिमिट से ऊपर हो जाता है, तब वो क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो फिर कभी डिस्कस करेंगे। नॉट नेम्ड बाय इंडियन बट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली। ठीक है, नेक्स्ट साराभाई क्रेटर मीन्स ईस्टर्न नियर साइड, नेम्ड विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। विक्रम साराभाई द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अगर ये नहीं होते तो इंडिया अभी भी जो अपना इसरो है, स्पेस मिशन है, उसमें बहुत पीछे रहता। अगर विक्रम साराभाई जी नहीं होते तो इनका एक अहम कंट्रीब्यूशन रहा है अपने इंडिया के स्पेस मिशन में और इंडिया का जो इसरो है इसको खड़ा करने में। ठीक है, आर्यभट्टा क्रेटर नेम्ड आफ्टर द एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। ऑल्सो इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट 1975 में इंडिया ने फर्स्ट सैटेलाइट भेजा था, वॉज नेम्ड आर्यभट्टा। नेक्स्ट भास्करा क्रेटर मून पे है, नेम्ड आफ्टर मैथमेटिशियन भास्कराचार्य। ठीक है, लॉन्च भास्करा 1 भास्करा 2 सैटेलाइट्स। हमारे सैटेलाइट्स भी है भास्करा के नाम से। ठीक है, तो ये हो गया, अभी तक हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया कि नाम। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लिमिटेड रूम। मतलब देखिए हमारा जो इकोनॉमी है, ठीक है, अभी हम इकोनॉमी आ गए यहाँ पे GS3 के लिए। यूपीएससी में GS3 का जितना भी इंपॉर्टेंट रहेगा आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो GS3 में बात करेंगे रुपी डेप्रिसिएशन। हालांकि हमने कल भी बात किया था, जहाँ पे बात हो रहा था कि जो इंडियन रुपी है, इंडियन करेंसी है, ये एशिया कॉन्टिनेंट में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। इस आर्टिकल का वही है, इंडियन करेंसी जो है, इंडियन करेंसी एशिया कॉन्टिनेंट पे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, वर्स्ट परफॉर्मिंग। ठीक है, वर्स्ट परफॉर्मिंग, जो -4% से चल रहा है। इवन सिंगापुर का जो करेंसी है, सिंगापुर का है, और इंडोनेशिया का रुपया हो गया, इंडोनेशिया का रुपया हो गया, फिलीपींस का पेसो हो गया, फिलीपींस का पेसो। आप सोच रहे हो देखो कि फिलीपींस का पेसो भी हमसे आगे है। फिलीपींस के करेंसी का नाम है पेसो। इवन फिलीपींस का करेंसी पेसो भी हमसे आगे है। आप देख रहे हो, पेसो इस मतलब ऐसा एशिया कॉन्टिनेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके, हमारे जो ये है, जो इंडियन करेंसी है, ये क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है? इसके पीछे बहुत से ये है चैलेंजेस है। ठीक है, और बहुत से आर्ग्यूमेंट्स भी है कि हमारा जो करेंसी ये क्यों परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। अभी हमारा इंडियन करेंसी का जो वैल्यू है ये समथिंग 89.22 डॉलर है। समथिंग $1 का 89.22 रुपीस मिलेगा। अगर कोई आपको $1 देगा, आपको उसे 89.22 रुपीस देना पड़ेगा। सोचिए कितना वैल्यू गिर गया है। ठीक है, तो देखेंगे, हालांकि थोड़ा सा इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है। ओके, तो बात करते हैं। बिटवीन लेट नवंबर 2024 एंड नाउ द रुपी हैज डेप्रिशिएटेड 7%। आप देख रहे हो 7% से रुपी डेप्रिशिएट हो गया। मूविंग फ्रॉम 83 उस समय, मतलब नवंबर 2024 में 83 था, अभी 89.2 हो गया। 89.2 पर डॉलर। देखो कितना गिर गया, से 6 रुपीस गिर गया। 6 रुपीस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दिस रिसेंबल्स द स्ट्रेस ऑफ 2018 व्हेन एमर्जिंग मार्केट करेंसीज। एमर्जिंग मार्केट करेंसी एक टर्म आता है जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज उसके करेंसीज को वैल्यू करते हैं। वेर हिट ड्यू टू ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ। ठीक है, 2018 में हमारा रुपी भी ऐसी कोलैप्स हुआ था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा कोलैप्स हो गया। यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक, यूएस ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया। कभी कभी देखिए यूएस का डॉलर पढ़ेंगे, स्माइल थियरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्माइल थियरी पढ़ेंगे, डॉलर कैसे स्ट्रेंथन होता है। ठीक है, उसके बाद हम बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो ट्रेड टेंशन। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा रुपी 2018 में गिरा था उससे ज़्यादा अभी गिर रहा है। करंट डेप्रिसिएशन इज ड्रिवन बाय सिमिलर ग्लोबल प्रेशर। ग्लोबल प्रेशर किस टाइप का? ट्रम्प का टैरिफ 50% का टैरिफ है कि नहीं? ट्रम्प का 50% का टैरिफ। नेक्स्ट, की ग्लोबल फैक्टर बिहाइंड द रुपी स्लाइड। स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर। ठीक है, डॉलर गेनिंग बिकॉज हाई यूएस इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टर शिफ्टिंग फंड्स टू डॉलर एसेट, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, सेफ हेवन डिमांड। तो
की ग्लोबल फैक्टर बिहाइंड रुपी स्लाइड, रुपी क्यों गिर रहा है नीचे, तो उसका पीछे का रीजन है स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। डॉलर स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, डॉलर स्ट्रॉन्ग इस तरह होगा कि अगर इंडियन जो इंडिया में एफडीआई आते हैं ये वहां से निकल के यूएस चले जाते हैं, ठीक है, तो वहां का जो डॉलर है ना उसका वैल्यू बढ़ता है। एग्जाम्पल देखिए, जब किसी भी चीज का कम होता है, कोई भी चीज अगर कम है उसका वैल्यू ज्यादा होगा। इफ सप्लाई इज लेस, सप्लाई इज लेस एंड डिमांड इज मोर, डिमांड इज मोर, देन ऑटोमेटिकली वैल्यू इंक्रीजेस, ऑटोमेटिकली वैल्यू इंक्रीजेस। अगर कोई चीज का सप्लाई कम है, ठीक है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, डिमांड इज मोर, ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू जो रहता है ना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जब हाई यूएस इंटरेस्ट रेट, जब यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है लेकिन उसको इंडिया में मिल रहा है 5%, अब यूएस उसको दे देगा 7%, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा या यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, मैं तो यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा ना। लेकिन इसके पीछे और भी ये है, मतलब अलग अलग कंडीशन है। जैसे हम 5% दे रहे हैं लेकिन यूएस 3% ही देता है, लेकिन फिर भी यहाँ जाते हैं, उसके पीछे कारण है इन्फ्लेशन, ठीक है। 5% हमने दिया लेकिन हमारा इन्फ्लेशन है 3%, तो जिसने इन्वेस्ट किया ना उसको 2 रुपया ही मिलेगा। अब दूसरा, अब यहाँ पे यूएस में 3%, ठीक है, 3% है और किसी ने इन्वेस्ट किया, अब वहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशन है 0.5, तो उसको कितना मिलेगा 2.5, ज़्यादा कहाँ पे है, यहीं पे मिला ना ज़्यादा। तो ये अलग अलग रहते हैं, बहुत से रहते हैं। हम जब डिस्कस करेंगे ना, ये सब डिस्कस करेंगे, डी डॉलराइजेशन, इंडेक्स बॉन्ड डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के, तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे ये सब, ठीक है। अभी फिलहाल यही देख लेते हैं। द स्ट्रॉन्ग डॉलर ऑलवेज पुट प्रेशर ऑन एमर्जिंग मार्केट करेंसी, स्ट्रॉन्ग डॉलर ऑलवेज पुट प्रेशर, जब जब डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है तब तक जो एमर्जिंग कंट्रीज है उनके जो करेंसीज है वो डाउन हुए हैं, ठीक है। डिस्पाइट चाइना का करेंसी ऑलवेज अप्रिशिएट होता है, चाइना का करेंसी दुनिया में 13% ट्रेडेड है, 13% ट्रेड होता है, ठीक है। यूएस का तो सबसे ज़्यादा है, 87 है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका यूएस का हिस्टोरिकल डोमिनेंस है ना, लेकिन चाइना ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। अभी आगे हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे, चाइना कैसे ग्रोथ करता है, ठीक है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कॉन्फ्लिक्ट, ऑयल मार्केट डिसरप्शन, मतलब इस आर्टिकल में वही बता रहा था कि ऑयल मार्केट डिसरप्शन, जितना ऑयल महंगा होता है, जितना इंडिया का डेप्ट बर्डन बढ़ता है, जितना इंडिया का डेप्ट बर्डन बढ़ता है, डेप्ट बर्डन बढ़ता है, उतना ही हमारे रुपये पे प्रेशर आता है, ठीक है, उतना हमारे रुपये पे प्रेशर आता है। एंड रिसेशन फियर्स क्रिएट इंस्टेबिलिटी, इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज लाइक इंडिया फेस एडिशनल प्रेशर, global trade tension, US tariff, supply chain disruption, weak global demand, this reduce export earning and weaken emerging currencies, ठीक है। नेक्स्ट, RBI's action to defend the rupee। एक्चुअली आपको पता है चीज, जो रुपी था ना 89.66 हो गया था, लेकिन RBI ने थोड़ा सा प्रेशर डाला, थोड़ा सा जो डॉलर था, थोड़ा सा डॉलर था उसको बेचा, तब जाके 89.22 आया, अभी 89.22 है, अदरवाइज इससे पहले 89.66 था, ठीक है। तो आरबीआई एक्शन डिफेंड द रुपी, इंडिया यूज्ड फॉरेक्स स्वैप टूल्स टू इंजेक्ट लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी, ओके। आरबीआई यूज्ड स्वैप ड्यूरिंग ट्रम्प्स एरा टेंशन, ट्रम्प एरा, जब ट्रम्प का एरा था तब आरबीआई ने, क्योंकि 2018 में भी इंडिया का जो करेंसी था वो गिर गया था, ठीक है। 2019 5 बिलियन 3 ईयर स्वैप विथ श्रीलंका हो गया, यूएसए हो गया, इनके साथ स्वैप करता है करेंसी। फरवरी 2025 $10 बिलियन रुपी बाय सेल स्वैप। यहाँ पे क्या करता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अब मार्केट में किसका डिमांड है, डॉलर का डिमांड है, ठीक है, डॉलर का डिमांड है, लेकिन डॉलर अपने पास कम है, ठीक है, अपना इंडिया का जो करेंसी है उसका वैल्यू गिर रहा है, तो फिर आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो डॉलर है ना वो मार्केट में लॉन्च करता है, मतलब रिलीज करता है, इंडियन मार्केट में रिलीज करता है। उससे क्या होता है, थोड़ा सा जो रुपी है ना उसको रिलैक्सेशन मिलता है, जो रुपी है उसको रिलैक्सेशन मिलता है, और थोड़ा सा
9.66 से 89.22 पे आ गया, ठीक है, जब रिलैक्सेशन मिलता है थोड़ा सा तो। What why swaps? To infuse long-term rupee liquidity into bank during stress to help smoothen volatility, not reverse depreciation. Important point. Under market determined exchange rate, RBI cannot fix the rupee, only reduce excess volatility. Okay. Next हम बात करते हैं. Despite RBI support, pressure continues widening current account deficit. Current account deficit. अब करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में अगर हम समझें तो जितना इंडिया बाहर से परचेस करता है उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। जैसे इंडिया ने कितने का बेचा, इंडिया ने 20 रुपये का बेचा, लेकिन खरीदा कितने का, 80 रुपये का। 80 रुपये का खरीदा इंडिया ने, बाहर से आए तो कितने का अपना ट्रेड डिफिसिट हुआ, 60 का हो गया, 60 का ट्रेड डेफिसिट हो गया अपना। जो करंट अकाउंट डेफिसिट ना, इसमें और भी रहते हैं, इसमें और भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो हाई इंपोर्ट्स स्पेशली ऑयल, इंडिया स्पेशली ऑयल इंपोर्ट करता है, किससे, रशिया से करता है, ठीक है, इराक से करता है, कुवैत से करता है, ठीक है, कुवैत से करता है, यूएई से करता है, ठीक है, यूएई से करता है, यूएई से करता है। Rising gold import as a hedge by investor. India is the largest importer of gold. इंडिया ने अक्टूबर में, इसी अक्टूबर 2025 में 14 बिलियन डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट किया था। 14 बिलियन डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट किया था। 14 बिलियन डॉलर कुछ होता है, ओके। यूएस टैरिफ एंड स्ट्रॉन्ग डॉलर रिजल्ट, इवन तो RBI सोल्ड 50 बिलियन फॉरेक्स लास्ट ईयर, रूपी डेप्रिसिएशन कंटिन्यू। आपको पता है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना है, समथिंग अराउंड 698, समथिंग अराउंड, ये एग्जैक्ट नहीं है, समथिंग अराउंड 698 या फिर 6 मतलब 600 के पार ही है, 690 के पार ही है, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व। दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसका है, दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है चाइना के पास। कितना, समथिंग अराउंड 4 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन। यहाँ पे चाइना प्लस हांगकांग का दोनों का मिला के है, चाइना प्लस हांगकांग का दोनों का मिला के है, ठीक है। चाइना का खुद का 3.2 है, बाकी हांगकांग का है, ओके। सो ये है आज का। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया इकोनॉमिक पोजीशन मिक्स्ड बट नॉट वीक, फॉरेक्स रिजर्व 690, हाँ जैसा मैंने बोला ना 690 के ऊपर ही अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है, आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व रहता है 693 बिलियन के ऊपर ही है, स्ट्रॉन्ग बफर। रिटेल इन्फ्लेशन ओनली बाय 0.25% इन अक्टूबर 2025, बिलो आरबीआई टारगेट बैंड। लास्ट टाइम जो इन्फ्लेशन था ना बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था, ओके। Gives RBI space to avoid aggression rate hike, support growth, allow rupee depreciation gradually without panic. Negative side, shift from cheap Russian oil to costlier US, ठीक है, raised import bill, higher oil import। यहाँ पे पॉजिटिव साइड बता रहा है, पॉजिटिव ऐसा बता रहा है कि अगर रूपी का वैल्यू गिर जाता है तो इसमें हमारा फायदा कहाँ पे, तो फायदा यहाँ पे, अवॉइड एग्रेशन रेट हाइक, सपोर्ट ग्रोथ कैसे, अगर मैंने सपोज गोभी उगाया, सपोज कैरेट उगाया, अब मैंने इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 89.22 1 किलो के ऊपर, ठीक है। और अगर कम हो जाता है, ठीक है, तो 80 रुपीस मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार काम करता है। जो एक्सपोर्टर रहते हैं, एक्सपोर्टर के लिए जब वैल्यू, रूपी की वैल्यू गिर जाती है तो एक्सपोर्टर के लिए अच्छा लगता है, एक्सपोर्टर को लगता है अच्छा कि हाँ चलो वैल्यू गिर गया, अभी हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। सो सपोर्ट ग्रोथ, अलाउ रूपी डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली विदाउट पैनिक, ठीक है। अलाउ रूपी डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली विदाउट पैनिक, मतलब अगर रूपी डेप्रिशिएट हो भी रहा है तो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेगेटिव साइड, शिफ्ट फ्रॉम चीप रशियन ऑयल टू कॉस्टलियर यूएस ऑयल हैज रेज्ड इंपोर्ट बिल,
लेकिन अगर इंडिया, लेकिन आपको तो पता है कि इंडिया इज अ इम्पोर्ट इकोनॉमी, हम जितना एक्सपोर्ट नहीं करते उससे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और अगर इंपोर्ट करते हैं तो हमें कितना देना पड़ेगा, 89 रुपीज़ देना पड़ेगा, लेकिन अगर वैल्यू कम रहती तो हम कितना देते हैं, 80 रुपीज़ देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार तय होता है, इस प्रकार तय होता है कि जो इंपोर्ट रहता है, इंपोर्ट जो अपना जो रुपये का वैल्यू अगर गिर गया, रुपये का वैल्यू अगर गिर गया तो इंपोर्ट अच्छा लगता है, रुपये का वैल्यू अगर ज़्यादा हो गया तो एक्सपोर्ट अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट इफ़ यू गॉट कंफ्यूज्ड तो यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं कि अगर रुपये का वैल्यू 89 पॉइंट है, 89.22, तो एक्सपोर्टर्स को अच्छा लगेगा लेकिन इंपोर्टर्स को खराब लगेगा। लेकिन अगर रुपये का वैल्यू 80 है तो इंपोर्टर्स को अच्छा लगेगा लेकिन एक्सपोर्टर्स को खराब लगेगा। क्यों? एक्सपोर्टर्स को पहले इतना रुपीस मिल रहा था, अभी इतना ही मिल रहा है, तो एक्सपोर्टर्स को खराब लगता है, लेकिन इंपोर्टर्स को अच्छा लगता है कि पहले हम इतना दे रहे थे अब इतना देंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है। हाई ऑयल इंपोर्ट्स, हायर इन्फ्लेशन रिस्क, इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू फॉरेक्स शॉक, क्योंकि जितना हम ये वाला देंगे, ठीक है, इंपोर्ट में हम पैसे देते हैं, तो जितना हम ये पैसे देंगे तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है ये कम होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द कोर इश्यू हाईलाइट्स बाय द आर्टिकल, इंडियाज मेन वीकनेस इज इट्स डिपेंडेंस ऑन ऑयल इंपोर्ट्स, क्रूड ऑयल ओवर दो 20% इंडियाज टोटल इंपोर्ट, क्रूड ऑयल इंडिया में 20% इंपोर्ट होता है। देखिए हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, पहले ये देखिए हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं। तो हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल हो गया, उसके बाद गोल्ड हो गया, इंडिया सबसे ज़्यादा गोल्ड भी इंपोर्ट करता है। उसके बाद पाम ऑयल हो गया, ठीक है। उसके बाद पाम ऑयल हो गया और बहुत है, जैसे मशीनरी हो गया, इंडिया मशीनरी भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, ओके, मशीनरी। तो ये सब हमारा लार्जेस्ट इंपोर्ट वैल्यू है, ओके। नेक्स्ट, व्हेन ग्लोबल ऑयल प्राइस राइज और सप्लाई चेंजेस, करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडेंस, व्हेन ग्लोबल ऑयल प्राइस राइज, अगर महंगी हो गई तो हमें कितने मिलेंगे, हमें और ज़्यादा महंगा मिलेगा सामान, और महंगा मिलेगा मतलब इंडिया से पैसे ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा होगा, ठीक है। जो मैंने पहले 80 और 20 वाला कॉन्सेप्ट समझाया था ना, 60 रुपया, तो हमारे 60 की जगह 80 हो जाएगा। अगर हम 100 का इंपोर्ट करेंगे और 10 का एक्सपोर्ट करेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे काम करता है ये, ओके। रुपये वीकेंड्स, रुपये का जो वैल्यू है ये गिर जाता है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन प्रेशर इंक्रीजेस, आरबीआई कैनॉट फुल्ली डिफेंड द करेंसी, आरबीआई कैनॉट फुल्ली डिफेंड, एक आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं, ये मेजरली डिसाइड करते हैं कि कितना रखना है, इंटरेस्ट रेट कैसे रखना है, तो ये डिसाइड करते हैं। तो फिर भी आरबीआई इतना नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जब 89.66 से 89.22 आया तो देख रहे हो कितने का डिफरेंस है, पैसे में, रुपये में डिफरेंस नहीं आया, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, प्रेसिडेंशियल ओपिनियन वर्सेस फेडरल स्ट्रक्चर। अभी प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को एक दिया है, आर्टिकल 143 के तहत ओपिनियन दिया है कि आप इस पे डिसीजन दो। किस पे डिसीजन दो? सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग द 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस विच कंसर्न द रोल एंड पावर ऑफ गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट इन द रिलेशन विद द स्टेट। यहाँ बेसिकली मुद्दा ये डिस्कस किया जा रहा है कि जो स्टेट होते हैं, स्टेट में जो गवर्नर्स रहते हैं, तो कहीं कहीं पे गवर्नर्स जो बिल को एसेंट देने में टाइम लगाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं बात होता है कि जो गवर्नर्स रहता है वो सेंटर के लिए काम कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा बात होता है कि जो गवर्नर है वो सेंटर के लिए काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिकल अलाइनमेंट है। तो इसी वजह से ये मुद्दा उठा है, गवर्नर्स हैव इंक्रीजिंगली बीन डिलेइंग असेंट टू द बिल। जो भी आप देखोगे ना, जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है, नॉन बीजेपी स्टेट, ये मेजरली कंप्लेन करते हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, यहाँ पे मेजर कंप्लेंट्स ऐसे आते हैं। सिटिंग ऑन द स्टेट लेजिस्लेशन फॉर मंथ, रिटर्निंग बिल विदाउट रीजन,
ठीक है। तो ये मुद्दा आता है एक्टिंग ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल वन। जैसे मैंने बोला ना कि इनका पॉलिटिकल अलाइनमेंट, मतलब ऐसा एलिगेशंस है कि ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट रहते हैं, मतलब सेंटर के तरफ वफादार रहते हैं, जबकि इनका पोस्ट है, इनका पोस्ट न्यूट्रल रहना है, ठीक है, न्यूट्रल रहना है। दिस हैज ट्रिगर्ड अ सीरियस फेडरल टेंशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। फेडरलिज्म मतलब वही सेंट्रल एंड द स्टेट के बीच का जो भी रिलेशन है, उसी को फेडरलिज्म बोलते हैं। द ऑथर आर्ग्यूज दैट The author argues that governors delay, misuse of constitutional office, damage to federalism। ठीक है, जब गवर्नर किसी भी बिल पे, जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने एक बिल पास किया, लेकिन गवर्नर बोले मैं इस पे असेंट नहीं करूंगा, समय लूंगा, तब क्या होता है, फेडरलिज्म को हर्ट होता है। क्यों? ऐसा लगता है कि जो गवर्नर है वो सेंटर के लिए काम कर रहा है। जब सेंटर बोलेगा हाँ भाई साइन कर दे, तब बोलेंगे हाँ ठीक है साइन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि गवर्नर को अपॉइंट सेंटर ही करता है। ओके, सो कोर थीम, फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म is a part of basic structure. The constitution establishes union of states are equal partners. Okay, federalism के हिसाब से state and union are equal partner, ठीक है। powers are clearly divided by 7th schedule in the constitution, जहाँ पे state list, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट की बात की जाती है, ठीक है। सेंटर इज नॉट सुपीरियर डोमिनेंट अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स। ओके, फेडरलिज्म is deeply built into the constitution and has been recognized as a part of basic structure of constitution। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं ये हट करता है। क्या हट करता है? जो गवर्नर किसी भी बिल पे बैठा रहता है या फिर सेंटर के निर्देश में काम करता है, जबकि उसका काम है न्यूट्रल रहना, ठीक है। तो यही बोलता है कि फेडरलिज्म को हट करता है। इफ इंस्टीट्यूशन एंकर्ड इन द फेडरलिज्म वीकेंस, द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर वीकेंस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कोर थीम 2, प्रेजेंट सिचुएशन, राइजिंग सेंट्रलाइजेशन। राइजिंग सेंट्रल मतलब सेंट्रल का अथॉरिटी ज़्यादा पावरफुल होना। एग्जाम्पल के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्योरली फेडरल नहीं है, ये क्या है, ये क्वासी फेडरल है। ये क्वासी फेडरल है। इन शॉर्ट, जब कभी जरूरत पड़े तो सेंटर पूरा पावर अपने हाथ में ले सकता है, ठीक है। सो द आर्टिकल फेडरलिज्म इज स्लोली बीइंग इरोडेड एंड बरीड, स्पेशली गवर्नर्स एक्टिंग एज अ पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द सेंटर, जैसा हमने ऑलरेडी पहले बात किया, ठीक है। पॉलिटिकल सुपरवाइजर, इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोवर्स ओवर स्टेट, बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर आर हेल्ड अप फॉर मंथ, रिटर्न आर्बिट्रली सेंट टू द प्रेसिडेंशियल अननेसेसरी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के लिए। हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि बिल कैसे व्यू होता है, ठीक है, वेटो क्या होता है, जब पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे ना तब। अभी फिलहाल करंट अफेयर में यही देखिए, ठीक है, कि बिल रिटर्न, यहाँ पे वेटो होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास कौन से बिल्स आते हैं, कौन से बिल पे मैंडेटरी है कि प्रेसिडेंट साइन करेगा ही करेगा, प्रेसिडेंट की नहीं चलेगी वहाँ पे। प्रेसिडेंट नहीं बोलेगा मैं साइन नहीं करूँगा, प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। कौन सा बिल है, कमेंट में लिखो कौन सा बिल है कि प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा उस पर। देयर इज नो अदर वे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कोर थीम, व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट सेड। सुप्रीम कोर्ट इन तमिलनाडु गवर्नर केस, द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर मस्ट नॉट डिले द बिल इफ दे डिसाइड टू सेंड द बिल टू द प्रेसिडेंट, इट मस्ट बी डन विद इन अ रीजनेबल टाइम, कि मिनिमम 6 मंथ में हो जाना चाहिए, within clear reason. The president cannot act in unreviewable manner. The court emphasized timelines, accountability. मतलब यहाँ पे बेसिकली वही बात किया जा रहा है, इस आर्टिकल में वही बात किया जा रहा है कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट या सेंटर के निर्देश पे काम ना करे, न्यूट्रल होके काम करे। अगर वो न्यूट्रल होके काम नहीं करता, इसका मतलब फेडरलिज्म को ये हर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आई नो दैट वाजंट द जूनो, दैट इज, मतलब यहाँ पे बात हो रही है न्यूट्रिनो के बारे में। अभी आप कुछ भी कर रहे हो, बैठे हो, खड़े हो, आपके आसपास से 100 ट्रिलियन ऑफ न्यूट्रिनोस पास हुआ है। न्यूट्रिनो होता क्या है?
न्यूट्रिनो से सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रिनो जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, बहुत छोटा पार्टिकल। थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं, अगर ये क्लियर है तो फिर यहाँ पे ये देखिए न्यूट्रिनो के बारे में पढ़ते हैं। सिंबलाइज लोअर केस ग्रीक लेटर, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो न्यूट्रिनो होता है ये ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, जैसे कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। न्यूट्रिनो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है तो न्यूट्रिनो न्यूट्रल रहता है। नियरली मासलेस, मासलेस इसलिए तो आपके पास है ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो अभी पास हुआ, 1 सेकंड में तुरंत पास हुआ, उसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। अभी इसको हम स्टडी कर रहे हैं आयनों में, ठीक है, लेकिन चल नहीं पा रहा है। कैसे चाइना ने जूनो से बना के आयनों से पहले हो गया, आगे हो गया। तो ट्रेवल्स क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड के मतलब लाइट के स्पीड से भी तेज चलता है न्यूट्रिनो, ठीक है। रिएक्ट्स टू ग्रेविटी एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स, रिएक्ट्स टू ग्रेविटी, ये क्या बोला, नियरली मासलेस, मतलब मास थोड़ा तो है, अगर मास है तभी ग्रेविटी से रिएक्ट हो सकता है। इफ दिस इज मासलेस, अगर इसमें मास है ही नहीं तो ग्रेविटी का इस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, ओके। मोस्टली पासेस थ्रू द मैटर, जैसे कि आप हो गए, हम हो गए, कैमरा हो गया, सबसे पास होता है, लेकिन विदाउट उसको ये किए हुए कुछ भी या हार्म किए हुए। ऑसिलेट बिटवीन फ्लेवर, इलेक्ट्रॉन, मुऑन, टाउ, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स है, जैसे लेप्टॉन्स होते हैं, ठीक है, तो और भी है, कभी बात करेंगे। हैज एंटी मैटर इक्विवेलेंट, न्यूक्लियर प्रोसेस प्रोड्यूस न्यूट्रिनोस, बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोस पासेस थ्रू योर बॉडी एवरी सेकेंड, न्यूट्रिनो अकाउंट्स फॉर अराउंड 2 to 3% ऑफ द सन्स एनर्जी। सन का जो एनर्जी है ना उस पर 2 to 3% जो है ये न्यूट्रिनोस है, ओके। सो अभी हम न्यूट्रिनो को स्टडी करेंगे, कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। ये है तमिलनाडु का थेनी फॉरेस्ट, थेनी माउंटेन, कहाँ पे है, थेनी माउंटेन, कहाँ पे है, मथिकेतन नेशनल पार्क से 10 किलोमीटर की दूरी पे है थेनी, ठीक है, थेनी माउंटेन, ये माउंटेन का नाम है थेनी माउंटेन, ओके। सो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या है। India stalled India's base neutrino observatory INO project with the China's successful Jiangmen underground neutrino observatory। मतलब इंडिया का जो आयनो था, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये पीछे हो गया है जूनो से, ठीक है। चाइना एक अलग चीज है यार, चाइना डेवलपमेंट में अलग चीज है, कोई भी काम वो करता है ना शिद्दत से करता है, और वही किसी ने कहानी सच्ची कहा है, किसी चीज को शिद्दत से कोशिश करो नहीं मिलता है कभी कभी। The theme is clear. India has the capability and scientific talent to run the world-class neutrino observatory, but failed due to politic delay. Politic delay में बात करेंगे कैसे, environmental concerns और political bureaucratic जो रहता है red tapeism, इसकी वजह से ये रुक गया है, ठीक है। Bureaucracy obstacle, bureaucratic obstacle, funding issue and local backlash. Meanwhile, China completed Juno and now leading neutrino research. देखिए न्यूट्रिनो का अगर रिसर्च पूरा हो जाएगा ना तो हमें पता चल जाएगा ब्रह्मांड बना कैसे है, किन किन चीज़ों से मिलकर ब्रह्मांड बना है, ब्रह्मांड कैसे बना है। आपको एक चीज़ बता दें कि सन है ना, सन, एक सन है, कहाँ पे है, ये आपको फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड में मिलेगा, ठीक है। मैप देखते हैं सन के बारे में कि सन का क्या काम है। सन, ये देखो, देखिए सन के बारे में। सन heavily uses artificial intelligence and mechanical machine learning in its neutrino research to manage and analyze immense data, produce experiment particular detection and classification of rare neutrino interaction। थोड़ा ये हो गया, सन न्यूट्रिनो, खाली न्यूट्रिनो डालो, हाँ, लेकिन अब यहाँ पे AI तो डालेगा,
हाँ अब देखो, सन इज ए ग्लोबल हब फॉर न्यूट्रिनो रिसर्च। कहाँ पे है? वेयर साइंटिस्ट एक्सटेंसिवली यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टेक्निक्स, डेटा, वही फिर आ गया। इसका लोकेशन यहाँ पे देखेंगे, सन प्रेविसन साइट इन फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है, ठीक है, सन वहीं पे है। तो ये उसका स्टडी कर रहा है, ब्रह्मांड कैसे बना, बिग बैंग कैसे हुआ, इसके बारे में खोज चल रही है, ठीक है। व्हाट आयन एंड जूनो बोथ डिजाइन टू स्टडी न्यूट्रिनोस सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इंटरैक्ट विथ वीकली विथ मैटर आर हार्ड टू डिटेक्ट, कम इन 3 टाइप्स फ्लेवर्स। वही जो फ्लेवर्स, टाउ हो गया, लेप्टॉन्स हो गया, ठीक है, टाउ, लेप्टॉन्स, ओके। कैन ऑसिलेट, चेंज फ्रॉम वन फ्लेवर टू अनदर, कैन चेंज फ्रॉम टाउ टू लेप्टॉन्स, क्या कैन चेंज फ्रॉम टाउ टू लेप्टॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट, जूनो क्या है? चाइना का। देखिए यहां पे देखते हैं जूनो। China Juno refers to Jiangmen Underground Neutrino Observatory, a major international particle physics experiment located in the deep around Guangdong Province. Guangdong Province कहाँ पे है? चाइना का। ये रहा Guangdong Province, ये रहा Guangdong Province, ठीक है, ये रहा, ये चाइना का मैप है, ये Guangdong Province है, ठीक है, Guangzhou। अब इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैसिव नेक्स्ट जनरेशन डिटेक्शन टू स्टडी द न्यूट्रिनोस बाय ऑब्जर्विंग एंटी न्यूट्रिनोस फ्रॉम नियरली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड बिगैन टेकिंग इन अगस्त 2025 में स्टार्ट किया। अभी इसका सक्सेस दिख रहा है, अभी इसके बाद हम इसके ऑब्जर्वेटरी, इसके रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जूनो प्राइमरी गोल्स आर टू डिटरमाइन द न्यूट्रिनोस, ठीक है। तो जूनो क्या है? कंप्लीटेड इन 2024, मोस्ट एडवांस पब्लिश डेटा एंड परफॉर्मेंस रिजल्ट। अब अपना आयनो देखिए, तमिलनाडु में है, कहाँ पे है? थेनी माउंटेन में है, ठीक है। वुड हैव यूज्ड इंडियाज लॉन्ग एक्सपीरियंस विद द एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोस कोलर गोल्ड फील्ड लेगेसी, क्योंकि ये जिस लोकेशन पे है ना, वहाँ पे बहुत इजी होता है इसको स्टडी करना, लेकिन रुक गया है। बट स्ट्रक ओवर अ डिकेड ड्यू टू मल्टीपल नॉन साइंटिफिक इश्यूज। मल्टीपल नॉन साइंटिफिक इश्यूज क्या है? पॉलिटिकल इशू, एनवायरमेंटल इशू, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रगल, ठीक है, सो उसकी वजह से रुक गया है। नेक्स्ट, व्हाई आयनो कोलैप्स्ड, मेजर रीजन लोकल ऑपोजिशन, एनवायरमेंटल कंसर्न। एनवायरमेंटल कंसर्न कैसे? जैसे एक अपना एक हाई अथॉरिटी है, ठीक है, नेशनल पार्क के ऊपर बताता है कि कहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन सा ये होना चाहिए, ठीक है, तो उसने रोक रखा है कि जो थेनी में है इसको बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर बढ़ाओगे तो जो मथीकेतन नेशनल पार्क है ना, मथीकेतन नेशनल पार्क, वहाँ पे जो ये एनिमल्स है उनको खतरा है। मतलब क्या भाई, खतरा देखने के लिए हम रिसर्च ना करें, फिर तो इंडिया डेफिनेटली पीछे होने वाला है, ठीक है। आयनो शिफ्टेड द प्लान टू प्लेस द डिटेक्टर विद इन अ माउंटेन, चेंजेस क्रिएट डिस्ट्रस्ट विद द एनवायरमेंटलिस्ट, वो बोले हम नहीं होने देंगे, जानवरों को खतरा है। कंसर्न ब्लास्टिंग, टनलिंग, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, सेफ्टी। Miscommunication by the INO team. The article criticized the INO team for not explaining plan clearly, underestimating how controversial project could become, failing to engage the public transparency. Better communication could have prevented local backlash. Political polarization. Local leaders, मतलब वही जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिकल लीडर्स का प्रॉब्लम। ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल डिले, रेड टेपिज्म, ठीक है, डिलेड एनवायरमेंटल परमिशंस, ओके। लॉस ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इंडिया लॉस क्रेडिबिलिटी ड्यू टू लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी। 10 साल से जब बंद है तो कोई भी देश क्यों भरोसा करेगा? Foreign partners could not wait indefinitely. Funding stagnant. No smooth flow of capital. Government slowed down support due to controversies. तो सरकार ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया, बोला कि हमसे ना हो पाएगा। उसी के जगह पे जूनो ने क्या किया? जूनो को देखिए, उसी के जगह पे रैपिड अप्रूवल, तुरंत अप्रूवल दे दिया। चाइना में काम रैपिड अप्रूवल होता है, कोई भी चीज़। 3 गॉज डैम बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा था, वहाँ पे जो उनको तुरंत हटाया कि चलो हटो, मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है।
centralized funding, minimum local political interference, clear project timelines, immediate corrective action, strong international collaboration. China initially expected Juno to be ready by 2025 but still completed it within a reasonable delay. चाइना क्या expected Juno to be ready 2020 but still completed it within a reasonable delay. 5 साल का डिले को उतने बड़ी डिले नहीं है, ठीक है। Juno 2024 डेटा शोज एक्सीलेंट डिटेक्टर परफॉर्मेंस, हाई प्रिसिशन पोटेंशियल, एबिलिटी टू डिटरमाइन न्यूट्रिनो मास ऑर्डरिंग, द प्लेस चाइना न्यूट्रिनो फिजिक्स। मतलब चाइना देखो कितना प्रोग्रेसिव कर रहा है, लेकिन इंडिया वहीं फेल हो रहा है। अब थोड़ा देखते हैं कि जूनो का क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या अभी तक उसने स्टडी कर लिया है, ठीक है। जूनो डिटेक्टर परफॉर्मेंस, जूनोस अर्ली साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, आर्टिकल 2 नवंबर 18, हाँ नवंबर 18 को आया था। जूनो डिटेक्टर परफॉर्मेंस, large international team promising initial detector sensitivity, validate years of design and engineering, strong foundation upcoming neutrino measurement, confirm flavor oscillation पैरामीटर, जो हमने बात किया ना फ्लेवर की कौन कौन से फ्लेवर है, टाउ है, ठीक है, या फिर लेप्टॉन्स है, ठीक है, तो ये पढ़ चुका है। जूनो में रिफाइन द वैल्यू फर्दर, एम्स टू डिटरमाइन न्यूट्रिनो मास ऑर्डरिंग, आयनो हैड बीन फंक्शनल कुड बी कंट्रीब्यूटिंग सिमिलरली। नेक्स्ट, तो हमने वो बात कर लिया, उसका अचीवमेंट के बारे में बात कर लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया चाइना यूरेनियम डील, पॉसिबल बिकॉज 2008 पैक्ट विथ यूएस। ये चाइना बोलता है, इसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये है कनाडा। बेसिकली हम यहाँ पे यूरेनियम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंडिया और कनाडा में यूरेनियम का डील हुआ है कि भी लॉन्ग समय तक इंडिया को यूरेनियम सप्लाई करेगा कनाडा, ठीक है, तो वही हुआ है। थोड़ा कनाडा का फिजिकल मैप देख लेते हैं। कनाडा से कौन कौन सा लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी एंड लेक ओंटारियो, ये यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा दोनों शेयर करते हैं। कौन कौन? लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारियो। खाली लेक मिशिगन जो है वो कंप्लीटली आता है यूएसए में, ठीक है। तो कनाडा का देख लेते हैं फिजिकल मैप, वास्ट डाइवर्स लैंडस्केप बॉर्डर, पैसिफिक, अटलांटिक, रॉकी माउंटेन, सेंट एलियस माउंटेन, ग्रेट लेक्स। कैनेडियन शील्ड, इसको बोलते हैं कैनेडियन शील्ड, ये एरिया जो है ना इसको कैनेडियन शील्ड बोलते हैं, ये है कैनेडियन शील्ड, ठीक है। लार्ज जियोलॉजिकल एंशिएंट एरिया एक्सपोज रॉक मैनी लेक्स, ठीक है। रॉकी माउंटेन्स, ये है रॉकी माउंटेन्स। कुछ फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं। ग्रेट लेक्स हमने बात कर लिया, ओके। एप्लेचियन माउंटेन्स यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे है एप्लेचियन माउंटेन, ये रहा एप्लेचियन माउंटेन है यहाँ पे, ठीक है। प्रेरीज, फ्लैट फर्टाइल रीजन सदर्न वेस्ट कनाडा नोन फॉर प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, मतलब ग्रासलैंड है मेस्ली, ये है प्रेरीज, ठीक है, ये है प्रेरीज, ये वाले एरियन को प्रेरीज बोला जाता है, ये वाले रीजन को प्रेरी बोला जाता है, प्रेरी, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं यूरेनियम के बारे में कि क्या डील हुआ इंडिया और कनाडा के बीच में। चाइना इंडिया यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट एंड हाउ इट लाइकली टू 2008 इंडो सिविल न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट, ये हुआ था यूएसए एंड इंडिया के बीच में 2008 में, जिसके तहत इंडिया बहुत से कंट्रीज से एनर्जी प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब नॉट एक्चुअली वेपन बट न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर प्रोडक्शन के लिए जो भी सामान लगेंगे, जैसे अपना थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब खरीद सकता है, ठीक है। इस डील के अंदर इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, ऑल्सो कॉल्ड 123 एग्रीमेंट। Recent reports indicates that India and Canada are finalizing a long-term uranium supply deal worth 2.8 बिलियन का हम कनाडा से खरीदने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व कौन से कंट्री में है यूरेनियम का। तो सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में है। सेकंड कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, रिजर्व की बात हो रही है, ठीक है, प्रोडक्शन की नहीं, रिजर्व की बात हो रही है। कजाकिस्तान, इंडिया में पता है, इंडिया में मॉडेस्ट बट ग्रोइंग एक्सप्लोरेशन इतना ही है, लेकिन कहाँ पे है पता है, इतना ही है, लेकिन झारखंड में है, बेसिकली झारखंड में है, ठीक है। कनाडा, रशिया, कनाडा, ठीक है। तो कनाडा से हमने डील साइन किया हुआ है 2.8 बिलियन का। अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अपना कजाकिस्तान।
यूरेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यहाँ पे कौन था? ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट रिजर्व, लेकिन कजाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। फिर कनाडा आता है, नामीबिया आता है, ऑस्ट्रेलिया उसे, तो नामीबिया भी आता है, नामीबिया भी आता है। तो हो सकता है कोई पूछ ले कि विच आर द अफ्रीकन कंट्री विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, टॉप 5, तो आप नामीबिया का नाम डाल देना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा नीचे आता है, हालांकि रिजर्व में नंबर 1 पे है, ठीक है। कजाकिस्तान इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरेनियम, ठीक है, देख लिया हमने। माइनिंग विच इज चीपर एंड एफिशिएंट, ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट रिजर्व। Canada has some of the world's richest uranium ores. Athabasca Basin has 4 grade high 20%, ठीक है। World's highest. India's uranium reserve are mostly in झारखंड, जादूगुड़ा में है, आंध्र प्रदेश में है एंड मेघालय में है, ओके। सो लेकिन ना इंडिया फिर भी बहुत से कंट्री से इंपोर्ट करता है, बहुत से कंट्री से इंपोर्ट करता है। कौन कौन सा है? कजाकिस्तान, कनाडा, तो हम कजाकिस्तान सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कोप 30 के बारे में। कोप 30 कैसे चेंज हो रहा है, इस पर क्या इंपॉर्टेंट आउटकम आया कोप से, वो बात करते हैं। कोप हैंड बेलम, बेलम कहाँ पे है? ब्राज़ील में है, ठीक है। विद इन अ स्पेसिफिक फोकस ऑन शिफ्ट फ्रॉम नेगोशिएटिंग गोल टू इम्प्लीमेंटेशन। नेगोशिएटिंग मतलब वही जो बहुत से कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्री, यूएसए हो गए, यूके, उनसे पैसे मांग रहे हैं कि हमें $100 बिलियन दो, हमें क्या करना है? हमें ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पे डालना है ताकि ग्रीन हाउस कम हो। तो नेगोशिएटिंग से इम्प्लीमेंटिंग कि अब इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया। 2015 में जो कोप 21 हुआ था, कोप 21 हुआ था पेरिस, वहाँ पे अलग अलग आउटकम्स आए, लेकिन कोई भी आउटकम्स अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हालांकि एक कॉन्सेप्ट आया था नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो इस पे अलग अलग कंट्रीज अपना अपना काम कर रही है, ठीक है। सो सिंबॉलिज्म कोप 30 ब्राजील, द होस्ट सिटी बेलम सिट्स क्लोज टू अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ग्लोबल क्लाइमेट स्टेबलर, कार्बन सिंक, सिंबॉलिक बिकॉज अमेज़न डिफॉरेस्टेशन वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ग्लोबल वार्मिंग। कोप किस पे फोकस करता है? प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, सपोर्टिंग इंडिजिनियस राइट, एड्रेसिंग ग्लोबल साउथ क्लाइमेट कंसर्न। नेक्स्ट, 10 years सिंस पेरिस, अभी हमने पेरिस का बात किया। आर्टिकल स्ट्रेस दैट 195 कंट्रीज कमिटेड टू लिमिट वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री, आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस। 2024 बिकेम द फर्स्ट ईयर वेयर ग्लोबल टेम्परेचर क्रॉस्ड 1.5 बिलियन, क्रॉस किया 2024 को। It suggests 1.5 is no longer threshold but new goal. Multiple future breaches are likely. The underscore of failure limit warning despite policy commitment. The core problem pledging versus implementing. 4 decades Cope focused on setting targets, negotiating frameworks, asking nation to reduce fossil fuel dependence. Economic implementation has lagged due to economic pressure, rising energy demands, political unwillingness, lack of finance, ठीक है। तो ये सब कुछ है कंसर्न। फॉर्मेशन क्लाइमेट ब्लॉक, डेवलप कंट्रीज ग्रीन अलायंस पुशिंग फॉर फास्टर फॉसिल फ्यूल फेस आउट। डेवलप कंट्रीज बोल रहे हैं कि ये काम करो, आप लोग फॉसिल फ्यूल से ये फेस आउट करो, मतलब कोल वगैरह हो गया, पेट्रोलियम का यूज़ मत करो, एनर्जी के लिए सोलर एनर्जी यूज़ करो। लेकिन भाई उनको पैसे भी तो देना पड़ेगा। डेवलप कंट्री यही बोल रही है, स्ट्रिक्ट क्लाइमेट टारगेट डेवलप कंट्री बोल रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रोथ हो चुके हैं, कोलोनाइजेशन के टाइम पे उन्होंने गरीब कंट्रीज जो थे, अंडर डेवलप कंट्रीज, उनको बहुत लूटा, उनके वहाँ से रिसोर्सेज पूरा लेके गए और अपने यहाँ पे इस्तेमाल किए। उसके अलावा वो वहाँ से रिसोर्सेज लेके गए, लेबर लेके गए। अभी टाइम आया कि अभी चलो एक काम करो, अभी क्लाइमेट को बचाना है, अभी तुम लोग जो है कोयले मत जलाओ और प्रोडक्शन मत करो। भाई अभी तो समय आया, अभी हमारा क्या है, अभी हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, अभी हमारा मेजोरिटी ऑफ जो हम लोग हैं, इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ये सब अभी हमारा मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब यंग है, यंग पॉप मतलब काम करने लायक है। तो अभी हम काम करेंगे, जो भी है ग्रीन हाउस गैस एमिशन करेंगे और हम भी डेवलप बनेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 2047 तक ऐसा डेवलप्ड इकोनॉमी। रोड मैप फॉर नेट जीरो, डेवलपिंग कंट्रीज पेट्रो स्टेट, डेवलप्ड कंट्रीज कॉज हिस्टोरिक एमिशन,
दे शुड पे मोर, डेवलपिंग इकोनॉमीज नीड ग्रोथ स्पेस, फॉसिल फ्यूल्स आर स्टिल एसेंशियल फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये सब कुछ है, ठीक है दोस्तों। ब्राजील्स रोल्स एट कोप 30, ब्राजील ने क्या किया? द शिफ्ट वॉज मीन टू रिड्यूस पोलराइजेशन, मूव बियॉन्ड टारगेट सेटिंग, तो ये सब था। हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंस मल्टीलैटरलिज्म, ये मेजरली इम्प्लीमेंटेशन फोकस कर रहा है। ब्राजील जो है ये मेजरली इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस कर रहा है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ यूएस, यूएस यहाँ पे एब्सेंट था। वीकेंड्स डेवलपमेंट ब्लॉक, अ नोटेबल डेवलपमेंट, अ टेम्पररी एब्सेंस एंड रिडक्शन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस क्रिएट स्पेस फॉर स्ट्रॉन्ग पोजिशन बाय डेवलपिंग कंट्रीज, greater focus on adoption, more emphasis on just transition. This is important because the US often anchors developed country negotiating stance, क्योंकि US से ही हम negotiate कर सकते हैं कि अगर US पैसे देगा तो सारे कंट्रीज पैसे देंगे, ठीक है। डेवलप कंट्री जो भी है, यूरोपियन यूनियंस हो गए, ठीक है, और OECD कंट्रीज हो गए, ओके। नेक्स्ट, हांगकांग फायर किल्स 30 लिव्स। अब थोड़ा हांगकांग का मैप देख लेते हैं। ये है हांगकांग का मैप, ठीक है। ये क्या है? हांगकांग का मैप। ये लांटो हो गया, हांगकांग आइलैंड हो गया, नोलुन हो गया, न्यू टेरिटरीज। तो बेसिकली हांगकांग में ये हुआ, तो मैप देख लो, मैप देख लो, उससे पता चलता है कि ये। तो बेसिकली थोड़ा हांगकांग के बारे में जानते हैं। हांगकांग और चाइना में क्या फ़र्क है? क्या हांगकांग चाइना का पार्ट है या हांगकांग अलग है? हांगकांग और मकाओ क्या चाइना का पार्ट है? ये हांगकांग है और यहीं कहीं मकाओ है। तो बेसिकली पॉलिटिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना। Politically, Hong Kong is a part of China, but economically it is different country. It is different country क्योंकि इसको ऑटोनॉमी दिया हुआ है चाइना ने। तो हांगकांग इज अ डिफरेंट कंट्री इकोनॉमिकली, इट इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना पॉलिटिकली, ठीक है। ये है, आप देख सकते हो, ये साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी, मीर्स बे, ठीक है, दीप बे, ये सब है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैसिव फायर टीयर्स थ्रू ढाका। ढाका है, मतलब यहाँ पे आपको क्या देखना है? बांग्लादेश का मैप देखना है, ठीक है, बांग्लादेश का मैप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है म्यांमार। यहाँ पे आपको म्यांमार का मैप देखना है, ठीक है, म्यांमार का मैप देखना, म्यांमार का बॉर्डरी कंट्री मैप देखना, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है रखाइन। यहीं से क्या आए हैं? रोहिंग्यास आए हैं। कौन आए हैं? रोहिंग्यास आए हैं। बांग्लादेश से भी आए हैं, लेकिन यहीं से रोहिंग्यास आए हैं, रखाइन, ठीक है। ये है नौपिदो, यहाँ का कैपिटल नौपिदो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन थाईलैंड, मलेशिया, 34 पीपल किल्ड इन, ठीक है। अब थाईलैंड का देख लेना, ये है थाईलैंड फुकेट, ये है मलेशिया, मैप देख लेना, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे मैप ही पढ़ रहे हैं, ओके दोस्तों। तो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।